तो आज का हमारा टॉपिक है पावर। पिछले 2 क्लास से हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे और आज हम सीखेंगे पावर। क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुई है, इस टॉपिक के बाद अगेन से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज सीखेंगे पावर। तो व्हाट इज पावर बताइए। हमने आपको एनर्जी के बारे में बताया था, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम बोलते हैं एनर्जी। और पावर द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को बोला जाता है पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कितनी देर में कितना कार्य किया गया, कार्य करने के उस दर को ही हम बोलते हैं पावर। कितनी देर में कितना कार्य किया गया, कार्य करने के उस रेट को, वर्क करने के उस रेट को ही हम बोलते हैं पावर। तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लो। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, the rate of doing work is called power। मतलब यदि हम वर्क में टाइम टी से डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमें पावर मिल जाती है। वर्क में टाइम टी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पावर मिल जाती है। यहाँ पी क्या है, तो पावर है, यस। एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द वर्क डन, वर्क डन। एंड टी इज द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है, एक चीज देखो अब यहाँ से, साथ ही साथ एक और फॉर्मूला देख लो, तुमको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम आती है। तुम जानते हो W इज इक्वल टू होता है F इज एस। वर्क W बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस फार्मूला को हम लिखेंगे P इज इक्वल टू, ऊपर में क्या होगा, वर्क के जगह पर लिख देंगे F इंटू एस अपॉन में T। वर्क W की जगह पर लिख देंगे F इंटू एस अपॉन में T। इधर देखो, F क्या है, फोर्स है, S इज द डिस्प्लेसमेंट, T इज द टाइम इंटरवल। यदि डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देते हैं S अपॉन में T, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। तो पावर बराबर लिख सकते हैं हम F इंटू V। और ये भी फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर P क्या है, पावर है, ये तो जानते ही हो। F इज द फोर्स, F क्या है, फोर्स है, F इज द फोर्स हियर, F is the force, and V is the velocity। तो हमारे पास पावर का 2 फॉर्मूला है, एक P इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, W अपॉन में T, एंड एक P इक्वल टू F इंटू V, जहाँ पे F फोर्स है, V इज द वेलोसिटी। अब देखो, पावर की बात करें तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। पावर के पास मैग्नीट्यूड तो होती है, लेकिन इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तुम्हारे पास मान लो कितनी शक्ति है, तुम लोग के, मेरे पास बहुत शक्ति है, ठीक है भाई, मैं 100 केजी को उठा लूँगा, मेरे पास मैं 200 केजी को उठा लूँगा, बहुत शक्ति है मेरे पास। तो तुम इतना ही बोलते हो ना कि भाई मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं 100 केजी का वेट उठा लेता हूँ, मैं 150 केजी का वेट उठा लेता हूँ। लेकिन तुम ये थोड़ा ना बोलते हो कि मेरे पास इतनी नॉर्थ डायरेक्शन में इतनी शक्ति है कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में 100 केजी का वेट उठा सकता हूँ, या फिर मेरे पास इस डायरेक्शन में इतनी शक्ति है कि मैं इस डायरेक्शन में 200 केजी का वेट उठा सकता हूँ, लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में मैं 50 केजी का ही वेट उठा सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि वेस्ट डायरेक्शन में मेरी शक्ति इतनी है, इस डायरेक्शन में मेरी शक्ति इतनी है, ऐसा तो नहीं बोलते आप। ठीक है, यदि आपके पास शक्ति है 150 केजी उठाने का, तो आप बोलते हो सिंपल, भैया मेरे पास पावर है, मैं 150 केजी को उठा सकता हूँ। ठीक है, उसके साथ डायरेक्शन नहीं एसोसिएटेड होती है। क्यों? क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। इनके पास मैग्नीट्यूड तो होती है, लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। और आप जानते हो कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यस, यहाँ पर पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा।
पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बात करें यदि एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर। अच्छा, ये क्या हो जाएगी? पावर की एसआई यूनिट क्या होगी बताओ? देखो, मैं तो एसआई यूनिट निकालना तुमको हर बार बताता हूँ और इस बार भी बताऊंगा। पी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपन में, ठीक, वर्क अपन में टाइम। यहाँ से लिखोगे वर्क क्या है, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? तो जूल होता है। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? तो जूल होता है। तो वर्क के लिए तुम जो यूनिट लिखोगे वो जूल लिखोगे। और टी, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? तो सेकेंड होता है। टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है। इस तरह से तुम्हारी पावर की यूनिट आ गई, क्या आ गई? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जूल सेकेंड माइनस 1। पावर की यूनिट क्या बनी? जूल पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल सेकेंड माइनस 1। कैसे है पता है ना? पी इक्वल टू, हम जानते हैं पी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपन में, ठीक। डब्ल्यू क्या है? वर्क है। वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है, तो हमने ऊपर में जूल लिख दिया, नीचे में टी है टाइम, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, तो सेकेंड नीचे मैंने एस लिख दिया। इस तरह से पावर की यूनिट बन गई जूल पर सेकेंड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता है, जूल सेकेंड माइनस 1। तो पावर का एसआई यूनिट क्या बनी? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख दो, जूल सेकेंड माइनस 1। ठीक है। अच्छा, पावर का एसआई यूनिट आप बोल रहे होगे अपने मन में, अरे ये तो वाट होती है, वाट। यस, पावर का एसआई यूनिट वाट भी होती है, लो ये भी लिख दो, पावर का एसआई यूनिट वाट भी होती है। ठीक है, वाट भी होती है, पावर का एसआई यूनिट वाट भी होती है। अब भी सही है। जूल पर सेकेंड भी सही है, जूल सेकेंड माइनस 1 भी सही है, लिखने का तरीका है बस। एंड वाट, वाट इज द आल्सो एसआई यूनिट ऑफ पावर। अरे सर, हम तो एचपी सुने थे, हॉर्स पावर। एचपी, हॉर्स पावर, ये भी तो यूनिट होता है पावर का। यस, ये भी यूनिट होता है पावर का, बट दिस इज द नॉट एसआई यूनिट ऑफ पावर। हमने बोला एसआई यूनिट ऑफ पावर, यह है एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो एचपी यूनिट है, हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं एचपी को, है ना, कि भाई हमारी मोटर इतने पावर की एचपी की है, या फिर तुम बाइक में देखो कितनी एचपी की है। तो एचपी क्या है, हॉर्स पावर क्या है? ये पावर का प्रैक्टिकल यूनिट है, हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं इसको, ये एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है। तो बात करें 1 एचपी बराबर, यदि 1 एचपी की बात करें ना, तो 1 एचपी बराबर होता है, 1 एचपी बराबर होता है, लगभग लगभग बराबर होता है, लगभग लगभग 746 वाट, 746 वाट। 1 एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट। ठीक है, तो ध्यान देना, पावर का एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड, सेकेंड माइनस 1 या फिर वाट होता है, बट एचपी इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। ये अपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं एचपी को। ठीक है, तो 1 एचपी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए। तो हमारा अपना अगला टॉपिक है आइसोलेटेड सिस्टम। देखो, किसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, उनको आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। तो आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जो जिस सिस्टम से ना तो किसी भी प्रकार का एनर्जी या फिर कोई मैटर्स उसके सराउंडिंग साथ एक्सचेंज हो रही है। मतलब मान लीजिए ये कोई सिस्टम है ना, मान लो ये कोई सिस्टम है, चलो, और ये इनके सराउंडिंग है, तो इस सिस्टम से किसी भी प्रकार का एनर्जी ना तो बाहर जा रही है और ना तो किसी भी प्रकार का एनर्जी इसके अंदर आ रही है। इस सिस्टम से किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर्स ना तो बाहर जा रही है, ना तो इस सिस्टम के अंदर बाहर से कोई भी मैटर आ रही है। मतलब इस सिस्टम से किसी भी प्रकार का कोई भी चीज इसके सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होती है। पहला कंडीशन, आइसोलेटेड सिस्टम का पहला कंडीशन, कि भाई इस सिस्टम से किसी भी प्रकार की एनर्जी ना तो बाहर जाती है ना तो इनके अंदर आती है। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या, कि इस सिस्टम पर लगने वाली जो नेट फोर्स होती है ना, वो जीरो होती है। इस सिस्टम पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है।
ऐसे में बोलेंगे कि ये सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम के दो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या कि नो एनी एक्सचेंज, नो एनी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। ये सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ किसी भी प्रकार का कोई एक्सचेंज नहीं करता है, चाहे एनर्जी हो चाहे मैटर हो। इससे किसी भी प्रकार का एनर्जी ना तो बाहर जाती है ना तो अंदर आती है। ठीक है, तो ये सिस्टम किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सचेंज अपने सराउंडिंग के साथ नहीं करती है। दूसरा कंडीशन क्या है कि इस सिस्टम पर लगने वाली जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है वो कितना होती है, 0 होती है। जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाए ना तो समझ लेना कि वो एक सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द सिस्टम which do not exchange any type of energy, any type of energy or matters with their surroundings, with their surroundings, and also the net force acting on the system, and on that system is 0। ऐसे में हम किस सिस्टम को बोलते हैं कि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आई होप आपने आइसोलेटेड सिस्टम अच्छे से समझ लिया होगा। तो देखिए भाई, हमारी तो वर्क एनर्जी पावर यहाँ पर समाप्त होती है। हमने जो भी कंसेप्चुअल पार्ट था ना विद इन आवर सिलेबस, हमने उसको कवर कर लिया है। अब रह गई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि विदाउट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए हुए तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकती है। और तुम अपना कंसेप्ट बिना क्लियर किए एग्जाम में देने जाते हो ना, तो तुम वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो। एग्जाम क्लियर करनी है तो कंसेप्ट क्लियर करके जानी है, और कंसेप्ट क्लियर करनी है तो न्यूमेरिकल बनानी है। भागने से नहीं होगा, भागने से, छोड़ने से, डरने से नहीं होगा। करना है, कुछ करना है तो करना पड़ेगा। कुछ चीज़ पाना है ना तो करना पड़ेगा। भागने से, डरने से, सोचने मात्र से, सहमने से नहीं होता है। तो भागिए नहीं, डरिए नहीं, सोचिए नहीं, बस करिए। करिए, क्या करें, घूमने चले जाइए क्या, पढ़ाई कीजिए। घूमने जाने से आपकी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाली है, और क्रिकेट मैच देखने से या किसी भी प्रकार का मैच देखने से। ठीक है, आपको करना पड़ेगा, पाना है तो करना पड़ेगा। कंसेप्ट तो पूरा देख लिए, पूरा समझ लीजिए, और न्यूमेरिकल नहीं बनाए, क्योंकि अपने को लग रहा है ना भाई कंसेप्ट तो मैं समझ लिया, क्या है आइसोलेटेड सिस्टम समझ लिया, क्या है पावर समझ लिए। ये आपको लगता है, ये कैसे पता चलेगा कि आपने समझ लिया? अपने आप को ही सर्टिफिकेट दे दिया क्या? तो फिर अपने आप को सर्टिफिकेट दे दो कि मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, हो जाएगा क्या? नहीं ना। आप अपने आप से सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि मैं समझ गया। आप जाइए उस चैप्टर से रिगार्डिंग उस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए। यदि वो न्यूमेरिकल बनने लगे ना आपसे अच्छे से, आप समझ लेना यस ये चैप्टर आप समझ चुके हैं। और यदि आपको न्यूमेरिकल बनाने में कठिनाई हो रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं, इसका भी मतलब ये नहीं कठिनाई आ रही है कि मैं चैप्टर नहीं समझा हूं, नहीं। समझने के बावजूद भी कठिनाई आ सकती है। आपको तब समझा जाएगा कि आप ये चैप्टर नहीं समझे हैं, क्योंकि आप न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं आपसे, और आप न्यूमेरिकल नहीं बनने के डर से कॉपी बंद, किताब बंद और चल दिए, आप स्किप कर गए, बनाना ही नहीं है। तब आप समझ लेना कि तुम नहीं समझो इस चैप्टर को। अगर न्यूमेरिकल बनाने में किसी भी प्रकार का बाधा आ रही है तो ये मत समझ लेना कि यार ये तो मैं तो समझा ही नहीं हूँ। नहीं, तुम समझे हो। कितना भी समझ लो, न्यूमेरिकल बनाने में बाधा आ सकती है, जरूरी नहीं है कि आएगी, लेकिन आ सकती है।
और बाधा आने मात्र से ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि तुमने इस चैप्टर को समझा नहीं है। तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो बाधा आ रही थी वो दूर हो जाएगी, और उस बाधा को दूर होने के साथ ही आपकी कंसेप्ट पूरी क्लियर हो जाएगी, और कंसेप्ट क्लियर होने के साथ ही आप एग्ज़ाम वो क्लियर कर लोगे जिस एग्ज़ाम के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। तो रिमेंबर, एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो कंसेप्ट क्लियर करनी पड़ेगी, और कंसेप्ट क्लियर करनी है तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम को ले जा करके एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगी आपकी। प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाइए। प्रॉब्लम मतलब न्यूमेरिकल्स, ठीक है, प्रॉब्लम मतलब न्यूमेरिकल की बात बोल रहा हूँ मैं। तो न्यूमेरिकल तो बनाने पड़ेगा भाई, तो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और कुछ क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई करेंगे, मन से करेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी ज़रूरत है पूरी कॉन्सेप्ट को समझना। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये आती है, हमारे एग्ज़ाम में आएगी, हमारे एग्ज़ाम में ये पूछी जाएगी जिस एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यदि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है ना तो इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस चैप्टर को समझना पड़ेगा, जो भी तुम्हारे सिलेबस के अंदर चैप्टर है, मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप भी पढ़ाई करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खूब परिश्रम कीजिए, आपके सपने सच होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।